औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। मिल्लत इस्लामिया मज़बूत पाकिस्तान देखना चाहती, मिल्लत इस्लामिया महफूज मुस्लिम उम्मा देखना चाहती है। यही ख्वाब था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि मज़बूत से मज़बूत तर मुस्लिम उम्मा हो। यही एक्शन थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि मज़बूत से मज़बूत मुस्लिम उम्मा हो। यही काम किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मुस्लिम एम्पायर फैलती गई। दो काम थे कि हमने इस्लाम की तबलीग और इस्लाम का झंडा गाड़ना है, इस्लाम की जो तालीमात हैं उन पे महफूज मजबूत तरीके से अमल दरामद करना है, पहला काम। दूसरा काम कि जो हमें हुक्म दिया गया है कि अमन फैलाना है, इंसाफ फैलाना है पूरी दुनिया में, उसके लिए अगर हमें निकलना है तो निकलेंगे, घोड़े लेके निकलेंगे, तबलीग के लिए निकलेंगे, अपने इखलाक के साथ निकलेंगे ताकि नॉन मुस्लिम कौमें हमारे इखलाक को देखते हुए मुसलमान हो जाएं। ये वही दौर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम के साथ फ़लस्तीन गए चाबियाँ लेने के लिए। क्या वो एम्पावरमेंट थी, क्या वो ताकत थी, क्या वो उनकी डिसिप्लिन था। आज हम मुस्लिम उम्मा अल्लाह को छोड़ बैठे। आज मुस्लिम उम्मा महफूज पाकिस्तान का ख्वाब तो देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर है, लेकिन महफूज कहाँ से। हम अपने आप को मजबूत करने के लिए भरपूर तैयारियां करके बैठे हैं। हम अपनी मईशत को मजबूत करना चाह रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाह रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को तरक्की याफ्ता देखना चाह रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल के कन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान और इंडियन कन्फ्लिक्ट को भी हवा दे दी। एक मकबूजा कश्मीर में वाक़या होता है, 26 लोग जिसमें मुसलमान हिंदू कुछ मरते हैं और उसकी बेस पे एक नया कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, मीडिया वार चल रही है। इस जंग में नुकसान किसका? इंडिया जो 8.5% ग्रोथ पे है, उसका कितना नुकसान होगा? ये जंग होती है। अगर जंग नहीं होती लेकिन वो जिन हरबों की तरफ जा रहा है इंडिया, उनकी वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। ये जो हमने सैंक्शंस लगा दी इंडिया ने पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने इंडिया पे, ये क्या है? डैम का पानी बंद किया जा रहा है, इंडस्ट्री की खिलाफ वर्जी की जा रही, ये क्या है? इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान है मंसूर आफरीदी साहब, उनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? बड़ी मेहरबानी सर। मंसूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। देखें, पाकिस्तान इंडिया कन्फ्लिक्ट जन्म देता है इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के बाद, और ये कहा जाता है कि इंडिया इसराइल की टीम बी है। जैसे ही उसे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान पब्लिक प्रेशर आ रहा है तो इंडिया कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाता है। जैसे उन्हें पता चलता है पाकिस्तान को इनको इस वक्त तंग कर सकता है उनकी पॉलिसी में, तो उन्होंने प्लान बी को शुरू किया कि जी हमारी टीम बी प्लान बी में आए और पाकिस्तान की टीम ए के साथ खेलना शुरू कर दे। और उसने तंग करने के लिए इस वक्त जो हमारे दरिया चनाब पे उसने डैम बनाया हुआ है, उसका पानी भी बंद करे। इसके बारे में क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये टी ए और टी बी की लड़ाई, और इसमें जो मेन चीज है वो इजराइल है। इजराइल का मैं क्यों कह रहा हूँ मैन है, क्योंकि जो अमेरिका इजराइली है, यानी अमेरिका को भी हम इजराइल में ही गिनते हैं। वो हम क्यों गिनते हैं? क्योंकि अमेरिका को तो कंट्रोल ही यूज कर रहे हैं। आप उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां ले लें, एलन मस्क से ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, फेसबुक ले लें, सारे ज्यूज कंट्रोल है। और जो कंपनी किसी और मजहब या क्रिश्चियन है या किसी और मुल्क चलाते हैं, जिस तरह बिल गेट्स वगैरह, तो उसकी जो फंडिंग है वो भी ब्लैक रॉक और वैनगार्ड,
जो ये दो बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां है, जो ब्लैक रॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $10 ट्रिलियन है, यानी 10 ट्रिलियन चाइना की जीडीपी है, टोटल जीडीपी $17 ट्रिलियन, और इस एक म्यूचुअल फंड की जो जीडीपी है वो है 10 ट्रिलियन का। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो ज्यूज हैं, जो न्यू कंजर्वेटिव्स हैं, या जो के यहूदी हैं, इनकी ताकत का अंदाजा आप लगाएं कि ये किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि मुल्कों की, यानी बरतानिया की जीडीपी $5 ट्रिलियन है, लेकिन इस एक कंपनी की जीडीपी $10 ट्रिलियन है। तो मैं तो इसको एक ही पैराहे में देखता हूं, और उनका मकासद अपनी जो कौमियत है उसकी बालादस्ती है। लेकिन अब इन्होंने तो मुसलमानों को तो बदनाम किया हुआ है। उस पे जो आपने सवाल पूछा उस पे मैं आता हूं, जो इंडिया पाकिस्तान। लेकिन पहले अगर हम इसको समझ जाए तो हम पूरी समझ जाएंगे कि दुनिया में खेल क्या चल रहा है। मुसलमानों को इन्होंने बदनाम किया है कि जी ये सूद के खिलाफ है, ये है, ये दाढ़ी रखते हैं, ये जे के नमाजें पढ़ते हैं। मतलब जो हुलिया है, अगर दहशतगर्द का हुलिया किसी ने इंटरनेशनली बयान किया हो तो वो मुसलमान का चेहरा ले आता, यानी उसने दाढ़ी रखी होगी, टोपी पहनी होगी, क्लाशन को कहता है ये दहशतगर्द। लेकिन अब आप यरूशलेम जाएं, आप तल अवीव जाएं, हमारे काफी यूट्यूबर गए हैं जो कि पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते, जो कि बाहर के सिटीजन है, यूरोप वगैरह, तो वो चले गए। उनके आप तमाम मजहबी लोगों को देखे तो सबकी दाढ़ियां हैं यहूदियों की, सब ने टोपियां, सफेद टोपियां पहनी होती हैं, सब ने अपने लॉकेट्स, और जाके जो हैकल सुलेमानी के साथ जितनी इबादत करते हैं, हमसे ज्यादा वो इबादत करते हैं। लेकिन दुनिया में उन्होंने सेकुलरिज्म का चादर फैलाई हुई है, और जो भी इनके अलावा कोई और अपने मजहब पे अमल करता है तो उसको ये एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, कि ये इंतहा पसंद हो चुका है, ये एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है। चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितने भी मुस्लिम ममालिक आप देखें ना, इनका यही वतीर है। वजह क्या है कि ये अपनी कौमियत पे बहुत फख्र करते हैं, और ये अपनी कौमियत को ही आगे लेके चलते। अब आते हैं जो कि आपने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो छिपकली शुरू, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारा जो गेम चल रही है मिडल ईस्ट में, कल भी इजराइल के तैयारों ने सीरिया में जाके बमबारी, उससे तवज्जो हटा के इस तरफ लाना है। इसमें दो मकासद है, एक तो तवज्जो हट जाएगी, और दूसरा जो चाइना इनके मकासद के लिए खतरा है, और पाकिस्तान जो एक वाहिद मुल्क है जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, इनको आड़े हाथों लेना है। और वो उनको पता है कि ये हिंदुस्तान ही हमारा साथी है। आप देखें कि अमरीकी सदर ने, जो नायब सदर है G.D. उसने कितनी मजाका खेज बात की, कितनी अजीब बात की। मैं तो हैरान हूं कि ये बंदा इस ओहदे पे क्यों फायज है। इसको तो अगर किसी और मुल्क का ये सदर होता, इसको ने कहा, वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ वो रिस्पॉन्स करता है तो ये उसका हक है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स है या वो रिएक्शन है उससे कोई बड़ी जंग ना छड़ जाए। इसका ख्याल रखें कि बड़ी जंग ना छड़े खित्ते में। बाकी यानी उसका मतलब है ना, अंडर द लाइन्स आप पढ़े ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं अगर उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना है, वो कह रहे हैं अगर उसने बॉर्डर को क्रॉस करना है, हमले करने, हमारे कोई एटमी असासों पे हमले करने, जो भी करना है वो हिंदुस्तान कर ले। बस इसका ख्याल रखें कि जो खित्ता है जनूबी एशिया, इसमें बड़ा जंग ना हो। बाकी जो हिंदुस्तान करना चाहे कर ले, चाहे वो हम पे हमला करे, चाहे वो हमारी फोर्सेस को निशाना बनाए, चाहे वो इधर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस जो BLA वगैरह उसको फंडिंग करें, और चाहे वो हमारा पानी रोक के हमें प्यासा मारे, वो हिंदुस्तान का हक है। बाकी बस बड़ी जंग ना करे। सर, इसमें मंसूर अफरीदी साहब देखें, इस बात में इशारा नहीं है कि ये पाकिस्तान को डाइवर्ट किया जा रहा है, कि पाकिस्तान की पब्लिक का प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आ रहा है, तो हम पाकिस्तान इसराइल की तरफ ना सोचें, या पाकिस्तान ईरान मिलकर इसराइल की तरफ ना सोचे। अगर पाकिस्तान चूंकि एटमी ताकत है, अगर पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो मुस्लिम उम्मा में एक नई जान आ जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, यही मैंने आपसे अर्ज किया कि ये बुनियादी टैक्टिक्स ही यही है। और आपने ईरान का जिक्र किया, तो ईरान भी अब इस जो महाज है इसमें एंगेज हो गया। हमारे महाज, कल ईरानी सफीर पाकिस्तान आए थे, और कल परसों जो है वो नई दिल्ली जाएंगे। तो ईरान का भी सारा फोकस इजराइल से हट के इस खत्ते पे आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि उसको खदशा है
कि खुदा ना खास्ता कल अगर एटमी जंग होती है तो वो तो हमसाया है ना हमारा, सारे असरात उन पे भी जाएंगे। तो वो जाहिर है उनका फोकस मिडिल ईस्ट से हट के वो इधर आ गया है। और उधर बैकड्रॉप में क्या शुरू हो गया है, बैकड्रॉप में अब आप देखेंगे कल या परसों यमन पे इजराइल एक फुल फ्लेज हमला करेगा। आप ये देखेंगे कि ये अब होने लगा है। हाँ हाँ। जो हुतीज हैं और सर उन्हें इजराइल के आज सर इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, अपनी मईशत को भी स्ट्रांग कर रहा है, यूएसए भी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, अपनी मईशत को भी स्ट्रांग कर रहा है। 200 साल से यूएसए हालत जंग में है, इसीलिए वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, मुआशी तौर पर भी और जंगी मुहाज़ों पर भी। अब इस तरफ जो हम ये छोटी छोटी जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वाला जो छोटा छोटा खेल या बैडमिंटन खेल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया, इस डाइवर्शन से बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इसराइल को मिलना है, क्योंकि इंडिया ने खुली जंग तो करनी नहीं है, उसने हमें डी ट्रैक करना है, हमें नुकसान पहुंचाना है, ताकि हम जो तरक्की की तरफ राह पर चल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काम खींचे हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से शारिये बेहतर हुए हैं, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन वो भी अब अगर हालत जंग में जो टिक टिक टुक टुक शुरू होती है, इस टिक टिक टुक टुक में पाकिस्तानियों का नुकसान है, लेकिन इसराइल का फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा उस तरफ फोकस ही नहीं कर पाएगी। अब उन्हें पता है कि पाकिस्तान भी हालत जंग में है, चलो छोड़ो कोई मसला नहीं, उधर फ़लस्तीन में भी मुसलमान मरते हैं मरे, पाकिस्तान में मरते हैं मरे, कोई मसला नहीं, चाहे कश्मीर में जो हुआ उसमें मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, बाकी जो कोई मसला नहीं, इस चीज़ को आगे लेके चले, लेकिन हम नुकसान में रहेंगे एज ए मुस्लिम उम्मा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल आपने, मैं कहता हूँ कि सारा तज्जिए में दरिया को कूजे में आपने बंद कर, एक्चुअली जो मेन बेनिफिशियरी है वो तो इजराइल है। अब आप देखेंगे कि कुछ अरसे में वो यमन पे हमला करेंगे, सीरिया पे उन्होंने दोबारा हमले शुरू कर देंगे, और अब एनेक्सेशन ऑफ जो अरब स्टेट्स है ये शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे 10 से 15 साल इजराइल के अंदर जो सीरिया के इलाके ये एनेक्स किए जाएंगे, जो उर्दन के इलाके ये एनेक्स किए जाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान जैसे ममालिक को जो कि एटमी पावर हैं ये इधर मसरूफ हो जाएंगे। और वो क्यों मसरूफ हो जाएंगे? क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया है कि हम कलीमुल्लाह सैफुल्लाह की जो खेल खेल रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल मसरूफ, और उसका शाखसाना ये है कि कल रात 12 बजे हिंदुस्तान ने बेगलहार डैम को बंद कर दिया, उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब आप देखें ना, आपने बड़ा अच्छा फरमाया कि हमारी मईशत संभल रही थी। संभल कैसे रही थी? मैक्रो इकोनॉमिक तो आपने बताया कि है, लेकिन पहली दफा माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, मैंने देखा है। वो कैसे? जो आटा आज से मन में 4,500 रुपए मन मिल रहा था या उससे ज्यादा मिल रहा था, वो अब 2,500 रुपए आ गया है। तो ये देखे ना, आम आदमी को आटा सस्ता हो गया है, आम आदमी को आटा भी सस्ता मिलने लगा है, इससे बाकी इन्फ्लेशन भी 0.2% पे आ गई है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया। तो अब वो जो सख्त फैसले थे उसके बाद आम आदमी की रिलीफ थे। बिजली का आपने देखा कि 7-8 रुपए यूनिट सस्ती हो गई है बिजली, तो अब आम आदमी को फायदे मिलने, अब ये फायदे सारे खत्म हो जाएंगे, यानी इस फायदों का दोबारा खुदा ना खास्ता रिवर्सल ना हो जाए। अब जिस तरह बेगलहार डैम का आपने जिक्र किया, इसके जब ये दरवाजे बंद हो गए हैं मुकम्मल तौर पे, तो ये दरिया चनाब पे वाक़या। अब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, यानी अप्रैल और अक्टूबर, इसमें हमारी 2 मेन फसलें काश होती हैं, शुगर केन गन्ना और कॉटन। अब अगर आप अंदाजा लगाएं कि दरिया चनाब और जेलम ये 2 दरिया हैं, ये जाके हमारे साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब को सैराब करती हैं, जहाँ पे गन्ना होता है, और साउथ पंजाब में आपको पता है कॉटन होती है। अब जब कॉटन के 20 से 30% वहाँ इम्पैक्ट आएगा और इस तरह शुगर क्या होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, हमें फिर बाहर से मंगवानी पड़ेगी ना, शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब अगर कॉटन भी बाहर से मंगवाएंगे, रॉ मटेरियल, वो भी महंगा हो जाएगा। और दूसरा सोने पे सुहागा ये हो गया कि इंडिया ने जो अपने पोर्ट्स की जो थर्ड पार्टी से हम इंपोर्ट करते थे, हमें ट्रांजिट की फैसिलिटी मिलती थी इंडियन पोर्ट से, वो भी उन्होंने बंद कर दी। अब हमें डायरेक्टली चाइना से मंगवानी पड़ेंगी अशिया, तो हमारे लिए जो सफर है वो और महंगा हो गया। अब हम साउथ चाइना सी से जब जहाज आएंगे तो उसका कॉस्ट जो है, जो ट्रांजिट पोर्ट्स की जो कॉस्ट है वो उसको कम करती थी, अब वो बढ़ जाएगी, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल पे महंगा हो जाएगा। इस एट द एंड जब हम वैल्यू एडिशन
कपड़ा बनाते हैं चीजें, तो वो भी महंगी हो जाएगी, तो सर हमें इफेक्ट पड़ेगा। सर इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्होंने हमारे पे मुआशी मुहाज बहुत ज़्यादा खड़े कर दिए हैं, मुआशी अटैक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ताकि इक्तसादी तौर पर हम कमज़ोर होते जाएं। इस इक्तसादी हमलों को, जो मुआशी हमले हम पे किए जा रहे हैं, इसका बड़ी वजह आपने बताई कि दरवाज़े बंद कर दिए गुलबहार डैम के, और उसके साथ साथ उन्होंने सैंक्शंस लगा दी जिसकी वजह से सी फ्रेट हमारा बढ़ गया। क्या पाकिस्तान ने जो सैंक्शंस लगाई हैं उससे उनको कोई नुकसान पहुंचेगा? देखिए, मेरे ज़हन में ये आता है हमेशा, जो छोटी मछली होती है, जो छोटी जगह होती है, उसको जब नुकसान होता है तो वो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बड़ी मछली को, बड़े मुल्क को जब कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्वांटम बढ़ जाता है। तो क्या हमारी जो पाबंदी है उससे उसको कोई नुकसान होगा या वो नॉमिनल है उसके लिए? वो आपकी बात सही है, लेकिन जो फर्ज कर लें 100 रुपए नुकसान होता है एक गरीब बंदे दिहाड़ी मार, तो उसके लिए तो 100 बड़ी है ना। बड़ी है। अगर वही हम जब 5 गुना कर रहे हैं, यानी चलो 500 रुपए नुकसान हो, लेकिन वो किसी सेठ को नुकसान हो गया, मलक रियाज साहब को हो गया, तो उनके लिए तो 500 फिर कुछ नहीं है ना। कुछ भी नहीं तो है। जो बड़ा होता है वो तो शॉक ऑब्जर्वर है। और दूसरा ये कि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो इसमें नहीं है कि जिसपे हिंदुस्तान को ज्यादा असर पड़े। उनको जो सिर्फ असर पड़ेगा वो अफगानिस्तान के साथ जो उनका ट्रेड वो बढ़ेगा, और वो जाहिर है बेचारे अफगानियों ने ज्यादा देना, क्योंकि अफगानी आर मोर डिपेंडेंट ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। यानी अफगानिस्तान से तो माल कम ही जाता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से माल ज्यादा आता है, दवाइयां, तो वो जाके जब वो जाएंगी चाबहार पोर्ट से ईरान के रास्ते, तो वो अफगानिस्तान के लिए महंगी होंगी। वो असर, वो भी फिर देखे ना, हमारे मुस्लिम मुल्क का एक मुल्क है, चाहे हमारे इख्तिलाफात है, लेकिन वो भी उस बेचारे पे ही ज्यादा असर पड़ेगा। हिंदुस्तान तो अगर आप मैप देखें तो ये सारा इंडियन ओशन को कवर करता है, और सारा जो कि अरेबियन ओशन को करता है। हमारी एक पोर्ट है कराची पोर्ट, ऑपरेशनल, जो कि कमर्शियल है, पोर्ट गवादर ने तो अब होना है ना, और उनकी तकरीबन जो बड़ी पोर्ट्स हैं कराची की तरह पोर्ट्स में, छोटी पोर्ट्स को नहीं गिनता, वो 14 पोर्ट्स हैं। तो वो तो देखे ना, अगर वो उधर गुजरात के पोर्ट्स में उनका कोई मसला हो गया तो वो मुंबई पोर्ट से कर लेंगे, मुंबई में हो गया तो वो विशाखापट्टनम से कर लेंगे, कलकत्ता पोर्ट से कर लेंगे, तो वो उनके पास एवेन्यूज तो बहुत। इसका और मतलब दूसरा, ये है, इसका मतलब ये है सर कि हम पाकिस्तानी इन सैंक्शन की वजह से ज़्यादा बड़े मुश्किल में है, ज़्यादा बड़े अटैक में है। हमने ऐसा कोई प्लान करना है जिससे इक्वल क्वांटम पे उनको लॉस हो, मुआशी महाज पे भी और जंगी महाज पे भी, फिर उन्हें नुकसान होगा, ताकि उनको पता हो कि अगर उन्होंने ये छेड़खानी रखी, ये पाकिस्तान के साथ टुक टिक 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 टुक टुक लगाने के लिए, इनको बिजी करने के लिए इस महाज पे, तो इसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान है। कोई ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी आर्मी प्लान नहीं कर सकती जिससे उनको ये बराबर हो जाए कि अगर ये टिक टिक टुक टुक उन्होंने लगानी है तो ये टिक टिक टुक टुक में उनका ज्यादा नुकसान है? बात आपकी 100% सही, मैं एग्री करता हूँ। असल में हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, देखें ना, पानी भी हम उन पे डिपेंडेंट है। दूसरा ये कि जो ट्रांसशिपमेंट जो सी है, सी वेजेस, वो भी हमारे उन्हीं के थ्रू रास्ते आते हैं और माल आता है, या अगर श्रीलंका से होके आता है, वहां भी उनकी बहुत ज्यादा असर रसूख है श्रीलंका में। वो तो देखें ना, श्रीलंकन हुकूमत है, उसने पहला दौरा ही इंडिया का किया है, वो बहुत टेल्टेड है। हमारे पास जो एज है उन पे, और हो सकता है हमारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, जो थिंक टैंक वो सोच रहे, वो 2 बड़ी एज हैं, और हम उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, अब ये हम पे। एक एज हमारे पास बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के बाद वहां पे हुकूमत चेंज हुई। अब अगर हम बांग्लादेश को एंगेज करते हैं और हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश, यानी 2 फ्रंट पे एंगेज करते हैं, यानी एक हमारे फ्रंट पे और एक बांग्लादेश फ्रंट पे, लेकिन फिर हमें ये देखना होगा कि हमें अफगानिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। इवन जो मैं कह रहा हूँ अफगानी भिजवाए भी हैं, अगर उनको भी वापस हम बुला लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, ताकि वो खुश हो जाए। वो ये ना हो कि फिर हिंदुस्तान अफगानिस्तान से एंगेज हो के हमें 2 फ्रंट पे एंगेज करें। तो हमें बांग्लादेश है, लेकिन इस सारी गेम में जो तुर्क का पता है, जो हमारे लिए तुर्क का पता है, वो चाइना है। क्योंकि अगर चाइना हमारे साथ होता है तो फिर हिंदुस्तान ये टुक टुक नहीं कर सकता। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये है, उनका पास पता ही आपको पैसा बहुत है,
उनके पास टेक्नोलॉजी। दूसरा, उनके पास अगर पानी से हमें ये तंग करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी से, तो चाइना से निकलता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र जो दरिया है वो तिब्बत से निकलता हुआ आसाम जो इंडियन स्टेट है वहां दाखिल होता है और फिर जाके बांग्लादेश में दाखिल होता है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये अगर त्रिकोण बनती है तो फिर हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र का पानी वो रोकते हैं हिंदुस्तान पे, तो फिर हमें फिर बांग्लादेश को समझाना होगा, क्योंकि वो फिर पानी बांग्लादेश में भी आके रुकता जाता है। अगर वो फर्ज कर लें चाइना ब्रह्मपुत्र का डैम बना के हिंदुस्तान का पानी रोक देता है, तो हिंदुस्तान उस पर डैम बना के बांग्लादेश का पानी रोक सकता है। तो फिर हमें बांग्लादेश को समझाना होगा कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें। तो मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन आप हमारा साथ दें। तो वो बांग्लादेश को चाइना समझा सकता है। और चाइना किस तरह समझा सकता है कि उनके जितने लॉसेस होंगे वो वहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट करके, इंडस्ट्री लगा के उनके वो लॉसेस कम करें। तो ये हमारे पास जो चाइना का जो तुरुप का पत्ता है वो हमें, लेकिन बदकिस्मती से चाइना भी, वही मैं आपकी बात जो आपने शुरू में की है बड़ी जबरदस्त की है कि गेम सारी इजराइल की। चाइना को भी इजराइल ने ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में एंगेज कर दिया। अब चाइना इस पे जाके सोचे, हमारी लड़ाई पे आके सोचे कि वो अपना मुकदमा अमेरिका के साथ जाके लड़े और ट्रंप पे लड़े। तो ये एक बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल। सर, ये मल्टी डायमेंशनल वॉर्स की इरा है, ये दौर जो है ना, ये मल्टी डायमेंशनल वॉर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एंड पे हैं, चाहे जंगी महाजों पे हैं, चाहे किसी की सीरत बिगाड़ने में, इखलाक बिगाड़ने में है। तो हम ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखते हैं। अफरीदी साहब, हम आपसे ना थोड़ी देर में दोबारा बात करते हैं वक्फे के बाद। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सनत व मईशत, हम आपके साथ। मल्टी डायमेंशनल वॉर्स, मल्टी डायमेंशनल अटैक्स, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज़ कि दिखाना कुछ, करना कुछ, ऑब्जेक्टिव कुछ अचीव करना है, पूरी एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है। इसराइल अपनी हर पॉलिसी का पहरा देता है। अगर वो पॉलिसी है तो उसमें एक 10th मैन है, 10वां आदमी है, जिसने क्रिटिसाइज करना है हर तरफ से उन 9 आदमी को जो पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं। और ये 10वां आदमी सबसे ज़्यादा श्रूड है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है कि इस पॉलिसी में अगर मैं फॉल बैक कर गया, नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस वक्त जो इसराइल ने अपनी पॉलिसीज़ रखी हुई हैं मुआशी और जंगी बुनियादों पे, उनके ऊपर हज़ारों घंटों की डिस्कशन है, उनके ऊपर हज़ारों घंटों की क्रिटिसिज्म है कि किस पॉलिसी को कहाँ पे, कैसे, किस तरह रखा जाए कि वो हम पे बाउंस बैक ना करे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। किस तरीके से टीम बी को मैनेज करना है, टीम सी को मैनेज करना है, किस तरह से मुस्लिम उम्मा को डाइवर्ट रखना है, किस तरीके से मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद नहीं होने देना। यमन की बात आ रही है तो वहाँ मुसलमान, अगर लेबनान की बात आ रही है, सीरिया पे अटैक हो रहे हैं, मुसलमान, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो वहाँ भी मुसलमान, यहाँ भी मुसलमान, ईरान क्या कर रहा है अपनी स्ट्रेटजी में, चाइना किस तरीके से मैनेज कर रहा है टैरिफ को। इस पूरी डिस्कशन में हमारे साथ हैं मंसूर आफरीदी साहब। मंसूर साहेब, सर ये मल्टी डायमेंशनल वार्स के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। हमने अफ़गानिस्तान डिस्कस किया, ईरान डिस्कस किया, हमने सीरिया डिस्कस किया, यमन डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हैं। ये हम देखें ना, हर तरफ से एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को महफूज नहीं रहने देना और इसको मजबूत ना रखें ताकि ये इसराइल की तरफ देख ना सके। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, मैं दो पुरानी बात करने लगा हूं कि साबिक DGISI नुसरत नईम साहब मेरे ऑफिस में थे दुबई में, तो मैंने उनसे कहा सर ये देखिए इतने अटैक पाकिस्तान पे हो रहे हैं, मुशर्रफ का दौर था कि पाकिस्तानी मर रहे हैं, इतने ज़्यादा अटैक हैं और इसके पीछे इंडियन रॉ एजेंसीज शामिल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग बात भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी 17 अड्डे हैं, 17 इनके यूनिट हैं,
इधर अफ़गानिस्तान में इंडियंस के, और ये तमाम प्लानिंग उधर से होती है। और हमें इजाज़त नहीं है कि हम इंडिया का या इंडियन किसी एजेंसी का नाम ले सकें, क्योंकि यूएसए नाराज़ होता है। उसने कहा है कि आपने इंडिया का नाम नहीं लेना। आप देखें, फ़लस्तीन की लड़ाई हुई, मुआशी तौर पर फ़लस्तीन को तबाह कर दिया गया, मुआशी के अलावा उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, बच्चे मार दिए गए, शहादा की तादाद जो है वो अनगिनत है। और लेकिन हम पाकिस्तानी मुसलमान नाम भी नहीं ले सकते फ़लस्तीन का। लेकिन अभी छोटा सा बयान आया, थोड़ा पब्लिक प्रेशर बढ़ा और ये साथ टिक टिक टुक टुक शुरू हो गई। सर, ये टिक टिक टुक टुक में नुकसान तो पाकिस्तान का होना ही है। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था, दोबारा उस पर आता हूँ कि अफ़गानिस्तान अगर मुसलमान मुल्क है, क्या उसके दिल में फ़लस्तीन का दिल नहीं? ईरान एक मुसलमान मुल्क है। सऊदी और यूएई की तो हम बात ही नहीं कर रहे। सऊदी और यूएई तो सबको पता है कि वो किन के इशारों पे नाचते हैं, क्या करते हैं। हम पाकिस्तानी एटलीस्ट न्यूक्लियर पावर हैं। अगर हम कोई हिम्मत करें तो यमन पे ये अटैक नहीं कर सकता। क्या हमारी स्ट्रेटजी में ये जो छोटी हमें डाइवर्ट किया जा रहा है, इससे बढ़ के अपनी मईशत को बचाने के लिए जो इस्लाम में कहता है कि आपने इंसाफ कायम करना है, उसके लिए निकलना है। इस्लाम का मतलब है अमन। अमन का मतलब ये है कि हमने जालिम का हाथ रोकना है। अगर जालिम का हाथ रुक गया जुल्म से, तो अमन कायम हो जाएगा। जालिम का हाथ, अगर हम भीख मांगे जी आप जालिम है प्लीज जुल्म ना करें, तो वो तो नहीं रुकेगा जब तक कि आप जालिम को अपने हाथ से ना रोकें। इस सिचुएशन में पाकिस्तान एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में है। चाइना को अपने बेनिफिट देखने हैं, ईरान ने अपने बेनिफिट देखने हैं, सऊदी यूएई ने अपने बेनिफिट देखने हैं, अफगानिस्तान अपने एजेंडे पे है। इस सिचुएशन में कोई मुत्तहिद करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला, कोई आइडिया जिसमें कि हम कामयाबी की तरफ जा सकें? जी मंसूर साहब। आपकी बात है, और लेकिन उम्मत मुस्लिमा की बका ही इत्तेहाद और इत्तेफाक। जब हम इत्तेहाद और इत्तेफाक एक खलीफा के अंदर थे, चाहे उमैयद थे, अब्बासियत से या राशिदीन से, तो पाक जो एक छोटे से इलाके मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा सर इस्लाम निकल के दुनिया पे छा और अफ्रीका तक पहुंच गया, यूरोप तक पहुंच गया, इधर हिंदुस्तान तक पहुंच गया, चाइना तक पहुंच गया, सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया। ये क्या थी? इत्तेफाक और इत्तेहाद और एक विजन। जब से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है, खासकर जो यूरोपियन स्टेट्स थे, जो नीदरलैंड एम्पायर्स थी या जो ये ब्रिटिश एम्पायर्स थे, अमेरिकन तो बाद में आए ना, शुरू में तो फ्रेंच एम्पायर्स थे, पुर्तगाली, इन्होंने जब ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट लाए, ये मुल्कों का कॉन्सेप्ट, तो इन स्टेट के कॉन्सेप्ट में मुसलमानों का इत्तेहाद तारा पारा। आखिरी तहरीक जो चली थी मुसलमानों के लिए, वो आपको पता है, तहरीक खिलाफत, और वो भी आपको किस अंदाज से ब्रिटिश आर्मी ने उस सारी तहरीक का किला कमा। तो वो मुसलमानों का इत्तेहाद तो उस वक्त के बाद बना ही नहीं। जब वो देखे ना, कितने ममालिक आपने मिडिल ईस्ट के जो नाम लिए हैं, हैरान होंगे हमारे हाजरीन भी कि इनमें से बेशतर ममालिक पहली जंग अजीम के बाद बने, यानी इन ममालिक का पहले वजूद भी नहीं था। ये क्योंकि खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करते थे। आप इराक ले लें, आप उर्दन ले लें, आप कुवैत ले लें, आप इवन सऊदी अरब ले लें, इनका तो पहले वजूद ही नहीं था। ये तो जो स्टेट नेशन थ्योरी आई है, उसकी बुनियाद पे ये अंग्रेजों ने और फ्रेंच ने और अमेरिकन ने इसकी बुनियाद रखी इन रियासतों। इससे क्योंकि उनको मगरिब को ये पता था कि मुसलमानों की जो ताकत है वो एक कलमा एक रसूल है, और उस ताकत की वजह से ये दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ये अपने आप को एक ही कौम मानते हैं, इनका किबला एक है, इनकी किताब कुरान पाक एक है, इनका रसूल एक है, इनका अल्लाह एक है, और इसी को मानते हैं और आगे चलते हैं। जब तक इनको तकसीम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप छोड़ें मिडल ईस्ट में तो उन्होंने तकसीम किया इन ममालिक को, फिर जब ये तकसीम किया तो इजराइल को लाके उन्होंने बिठा दिया उनके सरों पे, और इजराइल जो बाकी मुल्क तकसीम हो रहे, कि पाकिस्तान भी 25 साल बाद 2 लाख हो गया, लेकिन वाहिद इजराइल है जो कि तकसीम नहीं। मैं तो हैरान हिंदुस्तान पे हूँ, क्योंकि इनको भी मगरिब की आशीर्वाद हासिल है। तो इतना बड़ा मुल्क जहाँ आज़ादी की कोई 15 से 20 तहरीकें भी चल रही हैं, आज तक एक हिस्सा इनसे एक जिला भी अलहदा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मगरिब इनके साथ खड़ा है और उन्होंने इस खत्ते की तानेदारी इस मुल्क को दी है। इस तरह इजराइल है। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इस चैलेंज से नमरदाना।
लेकिन ना वो क्या कहते हैं कि दुश्मन तो होता ही है आपको जलील करना, आपको शिकस्त देने के लिए होता है। असल में तो आप खुद भी हिकमत अमली से और दानाई से हिकमत लेते हैं। जहां मगरिब में इल्म फनून के कारखाने चल रहे थे, लाइब्रेरियां बन रही थी, न्यूटन आया हुआ था, थ्योरियां दे रहे थे, वहां पे मुसलमान हुक्मरान जो है प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर रहे थे और इसको तरक्की का दुश्मन समझ रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस एक दजाली ताकत है। तो फिर इवेंचुअली यही होना था, आपने सबसे पीछे रह गए और एक मुल हिकमत में मगरब आके, और पहले आखिर उनका तो सोच यही है, उनकी तो ऑब्जेक्टिव ये कि आपको वो नजर आता है कि यही हमारे दुश्मन है बड़े, क्योंकि आपने उनको शिकस्त दी है। आपने यहूदियों को भी शिकस्त दी है, आपने जो उनकी सबसे बड़ी एम्पायर जो कि रोमन एम्पायर है, 3 एम्पायर है, उनको भी आपने शिकस्त दी है। तो उनका तो डर और खौफ सिर्फ आप ही से है, तो इसलिए जो भी पॉलिसियां हैं वो आपके खिलाफ बनती है। लेकिन इस पे हमारी अपनी भी कोताहियां हैं। जिस तरह आपने और मैंने जिक्र किया कि बेगलाहार डैम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, ये आप देखेंगे 3-4 दिन में कृष्ण गंगा का जो डैम है, सबसे बड़ा डैम जो कि दरियाई झेलम पर, उस पे पानी बंद कर देंगे। तो वो कर रहे हैं जो दुश्मन कर सकता है, और जो वो करता है वो हर दुश्मन करता है। लेकिन हमें किसने रोका था कि कालाबाग डैम ना बनाए? आज अगर कालाबाग डैम होता हमारे पास और ये दरिया मियावाली के साथ दरिया अटक के मकाम पे होता, तो दरिया सिंध का पानी जिस पे हिंदुस्तान कोई भी डैम नहीं बना सकता, वो खुद कहते हैं कि हम इस पे कोई डैम नहीं बना सकते क्योंकि ये लद्दाख से निकलता है और लद्दाख के संगलाख पहाड़ डैम बनाने के काबिल ही नहीं है। तो ये जो सारा पानी जाया होता है बहरी अरब में जाके दरिया सिंध का गिरता है, ये पानी हम जमा करते, दरिया चनाब में लेके जाते और दरिया झेलम में, तो फिर हिंदुस्तान जितने चाहे डैम बनाता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी भी कोताहियां की हैं, सर हमने अपने मैं भी। ये समझता हूँ कि सर ये जो काला बाग डैम नहीं बना, इसके पीछे भी इंडियन एजेंसीज हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं तो बिल्कुल इस पे यकीन से हूँ, जो मैंने अपने भी मुताले की है, जो चीजें पढ़ी हैं। और वो देखे ना, मैं आपको 2 पार्टियों का मिसाल देता हूँ जिसकी मुखालिफत की है, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी। अब जो भी डैम बनता, देखिए ना, तुरबेला डैम तो बना है ना, तो तुरबेला डैम में क्या हरिपुर डूब गया? नहीं डूब। अभी आप जाए वहां पे काश्तकारी भी हो रही है, आप गए होंगे, मैं तो कई दफा गया हूँ। एबटाबाद डूब गया? नहीं डूबा। मानसेरा डूब गया? नहीं डूबा। सवाबी जो है वो डूब गया। सवाबी में आला क्वालिटी की टोबैको अभी भी काश होती है, ये क्योंकि तुरबेला डैम इन जिलों के पास है, बिल्कुल इनमें इनके वाक़या है। तो कालाबाग डैम से नौशहरा कैसे डूबे? और नौशहरा में फर्टाइल लैंड ही कितनी है। असल हमारी लैंड तो पेशावर में, मर्दान में, सवाबी में, चारसद्दा में। तो ये देख, और दूसरा जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सिंध में पानी कम हो जाएगा, तो अगर आपका पानी कम होता है तो उस पर तो बैठ के बात हो सकती है, पानी किस तरह कम होगा। वो तो जब आपका कम होगा तो पाकिस्तान ही है ना, हिंदुस्तान तो थोड़ी है। कालाबाग डैम पाकिस्तान का हिस्सा ही होगा ना जब बनेगा। तो आप कहेंगे कि हमें पानी की जरूरत है तो कालाबाग डैम से आप कितना पानी छोड़ दिया करें। देखें ना, वो जितनी जमीन है पंजाब की, उससे तो ज्यादा जमीन तो नहीं हो रही ना। जो काबिल काज जमीन है वो तो बढ़ तो नहीं रही ना इनमें, बल्कि उल्टा हो रहा है, कम हो रही। आबादी बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, सोसाइटियां बन रही हैं, रोडें बन रही हैं। तो उससे काबिल काश, मैं आपको मर्दान का बताऊं जहां मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे जवानी में जब यूनिवर्सिटी में था, तो यहाँ पे तकरीबन मर्दान में जहाँ मैं बैठा हूँ कोई 500-600 तकरीबन, अगर एकड़ों में मैं कहूँ तो 400 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर। अब उसमें से रह गई है 30 एकड़ जमीन, यानी 340 एकड़ जमीनों पे घर बन गए, सोसाइटियां बन गई है मर्दान। तो इस तरह ये हर शहर की स्टोरी है, ये सिर्फ मर्दान की तो नहीं है। इस तरह गुजरावाला का भी होगा फैसला। तो सिंध भाइयों को ये समझना चाहिए कि जो पंजाब की जमीन है वो ज्यादा नहीं हुई, वो कम ही होगी। और जब कम होगी तो पानी के इस्तेमाल, जो सरप्लस दरिया है जो कि बहीरे अरब पे जाके पानी गिर रहा है, जो सरप्लस गिर रहा है, वही जाके इस्तेमाल होगा ना, उनका पानी कोई कम नहीं होगा। और अगर इन केस कई साल कैद साली पड़ गई और पानी कम आया, तो आपके लिए एक्स्ट्रा पानी कालाबाग डैम में होगा, वो आपको छोड़ देंगे। वो हिंदुस्तान थोड़ी है कि वो जब नहीं चाहिए होगा सर तो अब आपको तो नहीं ये छोड़ेंगे। कि आप
सर अकल तो आ जानी चाहिए अब सिंधी भाइयों को भी और पाकिस्तान को भी कि अगर कोई पीछे एजेंसियां कार फरमा है किसी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, तो SIFC में जो एपेक्स कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, और हमारे जनरल साहब बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं और बाकी कमेटी मेंबर हैं। तो उनको देखना चाहिए कि अगर कोई एक्शन किसी फॉरेन ताकतों की वजह से लिया जा रहा है तो ये एक गद्दारी है। इस गद्दारी को और गद्दारों की सजा देनी चाहिए और उस प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए। आज के दिन में सर पानी बंद हो रहा है, ये कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो लीगल कोर्ट केसेस करेगा या कोई एक्शन लेगा? कोर्ट केसेस तो सर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, वो 1 महीना लगेगा, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। वो तो चाहते हैं हम टिक टिक टुक टुक में रहें, लेकिन कोई ऐसा सॉलिड एक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले सकती है कि वो मजबूर हो जाए पानी ना बंद करने में? शहजादा साहब, आपकी जो शुरू की बात थी वो मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी प्यारी बात। ये सारी गेम जो है ये इजराइली लॉबी कर रहे हैं। आप देखें, इजराइल ने जो एक और सितम किया है इस दुनिया पे कि उसने गजा पे ऑपरेशन कर करके बेगुनाहों को शहीद करके बाकी ममालिक पे हम करके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यानी ICJ कोर्ट हो गया या यूनाइटेड नेशन हो गया, उसको सिफर कर दिया इजराइल। अब ये हर मुल्क समझ चुका है कि आप चाहे जो भी आपके खिलाफ हो, यानी देखें नेतन्याहू के खिलाफ तो वारंट भी इशू हो गए, तो क्या हो गया? उसको किसी ने पकड़ लिया। वो तो कल भी अमेरिका गया था, कुछ दिन पहले वहां पे ट्रंप के साथ बैठा था, तो उस वारंट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। अगर वारंट इशू भी हो जाए, अरेस्ट वारंट, तो ये हिंदुस्तान को भी समझ आ गई कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कर लेना है, मुझे तो पकड़ तो सकता नहीं है ना कोई, ना ICJ ने पकड़ लेना है, ना कोई यूनाइटेड नेशन ने पकड़ लेना है। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो इजराइल के लड़ाई के बाद खत्म हो गए। इस पे तो आप सिफर उम्मीद रखें। कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे यूनाइटेड नेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ICJ, वो आपके लिए नहीं आएगा। हाँ, आपके लिए एक बयान नशर कर देगा सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से कि दोनों मुल्क सब्र का मुजाहरा करें और खित्ते में अमन का तवाज़ुन ना बिगड़े। ये स्टेटमेंट आई, वो हर जगह आई, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इजराइल ने जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि एक दुनिया चल रही थी, किसी एक को कम अज कम खौफ था दिल में कि हम ये यूनिलैटरली चीज नहीं कर सकते वरना हमारे खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा, वो चीज खत्म हो गई। अब हमारे पास जो सॉलिड चीज रह गई, आप कह सकते हैं, वो ये चाइना ही है। और चाइना के थ्रू हम देखें ना। आज दूसरी जो, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट बात याद आई, दूसरी जो इंडिया ने किया है, जो कि आपने शुरू में कहा कि एक मालियाती हमला है पाकिस्तान पे, तो अभी तक रिपोर्ट्स हैं, कोई वाज़ेहा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन रखता हूँ हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। अब कोई तो उसकी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता। जो इंडियन जो के IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन, वो मोदी हुकूमत के बहुत क्लोज था और उसने इंडिया और मोदी पे किताबें लिखी हैं, इतना क्लोज बनता, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने हटा दी। ये कल की बात। अब उसके हटाने पे तो लोग कह रहे हैं ना कि ये उसने किताब लिखी, किताब तो उसने 1.5 साल पहले लिखी, और कुछ कह रहे कि इसने कुछ पता नहीं कोई एथिक्स की कर दी, वो भी पहले। लेकिन ये इतने को इंसिडेंट साथ नहीं हो सकते। 9 मई को हमारी मीटिंग है IMF, हमें लोन सैंक्शन होना है, और वो बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपको पता है, आप तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोरम पूरा ना हो तो कोई भी डिसीजन नहीं होता। अब मुझे शक ये है कि ये इन्होंने बड़ा प्लान तरीके से किया है, उस बंदे को हटाया है जो कि मोदी का माउथ पीस बंदा है, जो उसके हक में किताबें लिखता है। उसको तो नौकरी क्यों, जो उसके नौकरी में 6 महीने रहते भी थे, तो उसको क्यों पहले से टेनोर खत्म करेंगे? तो 4 मई को उसको हटाया है और 9 मई को हमारा इजलास होना है। तो कोई शक नहीं मुझे लग रहा है, अब इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऑफिशियली कंफर्मेशन कहीं पे नहीं है, कोई शक नहीं हो कि ये भी इनकी एक चाल। अब इसमें भी चाइना हमारा काम आएगा, क्योंकि अमेरिका के बाद IMF में सबसे ज्यादा वोट चाइना के, तो चाइना भी हमारे काम आएगा। वो अब कोरम कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि कोरम में तो तकरीबन टोटल डायरेक्टर 15-16 है और कोरम के लिए 12-13 तो चाहिए होते हैं। तो अगर अपना तो इन्होंने डिसमिस करा दिया जानबूझ के, अब ये 3-4 मुल्कों को अपने साथ और ना मिला ले कहीं,
और वो भी चुप हो जाए और उसमें अप्रूवल में ओके ना दें, तो मुझे तो अब ये गेम भी बड़ी लग रही है खतरनाक। हम इधर पानी को रो रहे होंगे, इधर हमारा जो क्रिटिकल चीज आनी है 9 मई को हमारा IMF का, अल्लाह करे वो अप्रूव हो जाए और जो खदशात है वो गलत साबित हो, वो कहीं मसला ना हो जाए। तो वही जो आपने कहा ना कि हमारे पास क्या सॉलिड चीज है, सॉलिड चीज हमारे पास चाइना ही, लेकिन बदकिस्मती से चाइना भी टैरिफ वार में बहुत ज्यादा मसरूफ है, उसको अपने उधर मसाइल पड़े हुए हैं। लेकिन हम चाइना को ना सिर्फ पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको मैसेज दे दें कि अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो हम आपका ब्रह्मपुत्र जो दरिया है उसको मुकम्मल बंद कर देंगे चाइना। सर मेरा ख्याल है और कि इसमें सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाइना हमें हमारे साथ डेफिनेटली सपोर्ट करेगा ड्यू टू आवर लोकेशन, क्योंकि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो वो चाइना को कमज़ोर हो जाता है। अगर पाकिस्तान मजबूत है तो चाइना मुआशी तौर पर मुस्तहकम तरक्की की राह पर रहता है। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए चाइनीज़ सपोर्ट तो है। मेरा ख्याल है कि सर हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है ISI, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इनके पास रिपोर्ट होती है, और इंडिया में कहाँ कहाँ वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ वो जो उनके मेन पिलर्स हैं जिनकी बेस पे वो ये काम कर रहे हैं, इनको पता है। अब मेरा ख्याल ये है कि अगर हमने इसराइल की पॉलिसी, US पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी के तहत इधर टाइम ज़ाया करेंगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसराइल को हासिल करना आसान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि हमें इधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उनको इतना ही खिलाना चाहिए कि उनका नुकसान ज़्यादा और हमारा कम हो, लेकिन मेन थ्रेट उन पे हम अपनी रखें। जब हमारी मेन थ्रेट होगी उन पे तो वो हमारे ऊपर अटैक करने का नहीं सोच पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बात आपकी 100% सही, क्योंकि असल ऑब्जेक्टिव तो हमारा इजराइल है और जो गज़ावार है पाकिस्तान, और जो इतनी यहाँ पे एक तहरीक और जो कि माशाल्लाह जमात इस्लामी के उसमें लीडरशिप में जो तहरीक पाकिस्तान में उभरी, वो भी एक हिस्टोरिक की और सुनहरे अल्फाज में लिखा जाए। लेकिन आपको पता है हमारा मुल्क बदकिस्मती से हमारे दुश्मन तो दुश्मनी थे, हम अपने भी खुद दुश्मन थे। हमने सही वक्त पे अपने मसाइल को हल नहीं किया, ना हमने डैम्स बनाए, ना हमने रिस्ट्रक्चरिंग की। आपने और मैंने कितनी डिस्कशनें की है, किसी हम दोनों को किसी ने बुलाया कि आप आके बैठ जाए कोई बात कर लें, कोई नहीं। मैंने भी काफी लोगों से राब्ता किया, वो कहते बस जी चल रहा है, वो IMF हमें बता रहे हैं ना, IMF जो कहेगा वही हम कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि अब IMF का भी अगर लोन कल पेंडिंग में चला जाता है दिसंबर में, तो हम चाह के भी कि गजा पे हमारा फोकस हो, वो नहीं हो जाए, क्योंकि इधर लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे ही जब है खाने के लाले सर, जिस मुल्क की नेट इनकम 99% सूद में जा रही हो तो वो 1% सरप्लस के ऊपर जंग नहीं लड़ सकता। हमें जंग लड़ने के लिए मुआशी मजबूती ज़रूरी है, तो जंग ऐसी लड़ी जाए कि हमारी इनकम रेवेन्यू भी बढ़ता जाए साथ साथ। बिल्कुल आपने सही किया। असल में हमारा जो मंसूर भाईजान टाइम खत्म हो रहा है, 2 मिनट में आप कंक्लूड कर दें हमारी आज की डिस्कशन को कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या लेना है। नंबर 1, हमें ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम से जल्द अज जल्द जान छुड़ानी होगी। नंबर 2, हमें और हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए चाइना का साथ देना होगा, और ये टिकटॉक और कलीमुल्लाह और सफीउल्लाह की जो लड़ाई है इसको हम जल्द खत्म करके असल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इजराइल, उस पे फोकस करना पड़े होगा, ताकि उम्मत मुस्लिमा का कुछ खिदमत हम कर सकें। थैंक यू वेरी मच इंडीड मंसूर आफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह आपको अजर दे इस बात पे। हम पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, इंशाअल्लाह देखेंगे। मुस्लिम उम्मा को मजबूत करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला ये अजर अजीम पाकिस्तानी फ़ौज को दे कि वो दुनिया में मुस्लिम उम्मा की तरक्की की तरफ काम कर सके। नाज़रीन, मईशत कमज़ोर होगी तो कौमें कमज़ोर हो जाया करती हैं। मईशत को मजबूत करना है तो हमने उन पैगामात को लेना है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।